हेलो गाइस, 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग सीख लिए थे, कैसे लिखना है उसको। इसमें हम लोग इस सीक्वेंस में 10 डायमेंशनल फार्मूला को हमने लिखा था और हमने आपको बताया था कि ये जो 10 फार्मूले हैं इसका यूज आपको बार बार करना पड़ेगा और आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूले से ही बनाना है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उस चीज को लेकर के, जैसे फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स का फार्मूला है m इंटू ए, ठीक है ना। अब m का डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या है, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है lt माइनस 2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m lt माइनस 2। तो फोर्स का SI यूनिट तो होगा न्यूटन, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला होगा ml t माइनस 2, ठीक है। और ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तीनों इन्वॉल्व हो जा रही है, तो इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट, तो वर्क का फार्मूला F इंटू एस, बचपन से आप लोग जानते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो F इंटू एस। अब F का डायमेंशनल फार्मूला चाहे तो आप यहीं से रख लें या फिर दिमाग में नहीं आता है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, m इंटू ए और इंटू एस कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आराम से आप इसको लिख पाओगे, कैपिटल M एल टी माइनस 2 और m एल पे एक पावर, एल पे एक पावर, एल पे 2, टी पे माइनस, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m एल पे 2 टी पे माइनस 2, m एल पे 2 टी पे माइनस 2, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। 13 एनर्जी। अब एनर्जी में चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है ना, कोई टाइप की एनर्जी हो, बस एनर्जी होना चाहिए जिसका SI यूनिट क्या होगा, जूल। तो इसका SI यूनिट है आपका जूल, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा देखते हैं। आपको पता है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी वर्क के ही इक्वल होगा और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा, यानी m l पे 2 t पे माइनस 2। लेकिन अब कोई बोले कि सर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो इसको आप कर लो हाफ mv², ठीक है। 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 1/2 का मेजरमेंट हम करते नहीं है, तो जिस चीज का मेजरमेंट नहीं करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक। तो इसका मेजरमेंट नहीं होता है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। मास का हम मेजरमेंट करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। वेलोसिटी का हम मेजरमेंट करते हैं या स्पीड का मेजरमेंट करते हैं तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला। तो इसको हम स्किप करेंगे हमेशा, जिसका मेजरमेंट हमको नहीं करना है उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। m का कैपिटल M एल पे 2 और t पे माइनस 2,
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी वही हुआ। पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी को जब हम कुछ हाइट तक रेज करते हैं तो जो इसमें जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अब ये मास यहां आ गया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, ठीक है। m का मतलब kg, g का मतलब मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि g का वैल्यू कितना होता है देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो g का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट, क्योंकि 9.8 को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, यानी LT-2। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम। तो यहीं पे आप इसको लिख भी लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने डाल दिया एरिया, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको, मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही होगा और इसका भी यही होगा, यानी दोनों का क्या होगा? सेम, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो रखिए kg का m, l T-2 और हाइट का भी मीटर होता है, एक बार फिर l आ जाएगा, तो ये हो गया क्या? m, l और l पे 2 और t पे -2, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी सभी का डायमेंशन वर्क के बराबर होगा और ये क्या होगा? m, l पे 2, t पे -2, ठीक है। तो जो चीजें, कोशिश ये करना चाहिए कि जो चीजें एक जैसी हो उनको हम एक साथ समझें और उनको हम एक साथ दिमाग में भी याद रखें, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी से रिलेटेड अगर चीज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सारी चीजें क्या होंगी? सेम टाइम नेचर की होंगी, या इनका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। अब एक और क्वांटिटी आती है आपकी सेम, वो है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या चीज होता है? अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स इस तरीके से लगाएं कि वो फोर्स उस बॉडी को रोटेट कराए, यानी किसी पॉइंट के चारों तरफ इसको घुमाए, ठीक है ना, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड है ये है टाउ। टाउ को कैसे बना सकते हैं? एक सी बनाइए और एक सी आप ऊपर बना दीजिए, तो ये टाउ हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ, ठीक है। तो ये टॉर्क का फार्मूला क्या हुआ, ठीक है ना। तो अभी इस लेवल पे आप लोग को मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये जो टॉर्क होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला अप्लाइड फोर्स के ऊपर, और दूसरा कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे फोर्स
लगाया जा रहा है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका कोई चीज है, हिंज है, यहां से ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। आप देखोगे कि जब ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये बड़े आराम से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये यहाँ से फोर्स लग रहा है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप कोई दरवाजा खोलो तो आप दरवाजा जहां से घूम रहा होता है, जहां से घूम रहा होता है उसके पास अगर फोर्स लगाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दरवाजा जहां बंद होता है वहां पे जब फोर्स लगाओगे तो दरवाजा जल्दी से बंद होता है। तो इसीलिए जो हिंज होता है दरवाजे का, जहां से पकड़ के हम उसको बंद करते हैं तो वो काफी दूरी पे दिया रहता है, यानी रोटेशन का पॉइंट अगर इधर है तो उसका जो ग्रिप है जहां से हमको बंद करना या खोलना है वो दूर रहता है, ठीक है। यानी टॉर्क दो चीज पे डिपेंड करता है, एक फोर्स के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर। यह डिस्टेंस कौन सी है, जहां पे टर्न हो रहा है वहां से जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। फोर्स का क्या हो जाएगा बताइए आप देख करके, ये देखिए एम एल टी पे -2, तो ये एम एल टी पे -2। और डी का मतलब डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, मीटर होता है या सिंपली एल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल। तो एक बार फिर से क्या हो गया, एल और एल, एल पे 2 और टी पे -2, यानी टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, सेम। यानी ये हो गया टॉर्क का भी एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ देखिए फोर्स है और डिस्टेंस है, इसका एसआई क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन डायमेंशन का नेचर वर्क की तरह आ गया तो यहाँ पे हम लोग जूल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जूल एसआई यूनिट नहीं होगा, जूल अनदर यूनिट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और जूल ना कहिए बल्कि इसको स्लैश दे दीजिए, इसको डिवाइड नहीं है, ये ध्यान रखना है। न्यूटन इंटू मीटर भी एक यूनिट होती है और एक जूल भी होती है। ये एसआई यूनिट है, ये कोई और यूनिट है, ठीक है। इसका फार्मूला एम एल पे 2 टी पे माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 मिनट, ठीक है। अब लोग देखते हैं प्रेशर। ठीक, तो आगे शुरू करते हैं। अब यहां से हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो रही है धीरे धीरे। अब यहां से हम दे रहे हैं इसको 14 और ये क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एक यूनिट होगा, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, पास्कल। तो एसआई यूनिट की जगह पे हम लोग लिखेंगे पास्कल और इसको छोटे से फॉर्म में पीए भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। डायमेंशन फार्मूले में एफ का डायमेंशन फार्मूला अब धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएगा, एम एल टी -2। नहीं याद आता है तो आप सीधे आ जाइए, एफ की जगह पे एफ इंटू ए और एरिया की जगह पे ए, पूरा लिख दीजिए एरिया। एम का मतलब कैपिटल एम, ए मतलब एक्सेलरेशन, नोटेशन अब याद होना चाहिए आपको। ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी एटी -2, एरिया का मतलब मीटर का स्क्वायर। ऐसे लिख लेंगे और लिखने के बाद तुरंत आप इसको खोज लेंगे फटाक से, एरिया। ठीक है, तो आप इसको तुरंत खोज लीजिए यहाँ पे। और एरिया का मतलब एल स्क्वायर, एक एल से एक एल क्या हो गया, कैंसल, एक एल बचा, एम एल -1 टी पे माइनस
तो ये प्रेशर का ऐसा यूनिट और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप यहां लिख दीजिए, m l पे 2, l पे -1 और t पे -2। ठीक है, अब इसी की तरह और कौन सा है, तो अब ये 14 निकाला गया, हम लोग 15 का लोग देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, जैसे मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होता है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी को हम U पे बार से भी यूज करते हैं, ठीक है, या स्मॉल u से भी लिख सकते हैं आप लोग, और ये हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क के डायमेंशनल फार्मूला के इक्विवेलेंट होता है, यानी m l पे 2 t पे -2। अगर एनर्जी ध्यान नहीं आता है तो तुरंत आप यहाँ पे आइए, वर्क और एनर्जी सेम होता है, F इंटू डी, F को m इंटू a इंटू डी, m a का मतलब LT-2 और d का मतलब L, m l पे 2 t पे -2। तो इसको शुरू से हम बता रहे हैं कि आप लोग को इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना, आप लोग को फार्मूला रिलेटेड खोजना है। अगर कोई चीज नहीं याद आ रही है तो उसको क्रैक करना है छोटे छोटे टर्म्स में, फिर उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिख डालना है। तो शुरू करिए, एनर्जी का m l पे 2 t पे -2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का l क्यूब, अब ये l स्क्वायर से खत्म हो गया, ये l ऊपर गया, m l पे -1 t पे -2। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो जूल पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फार्मूला m l पे -1 t पे -2। ठीक है, तो ये इतने आसानी से आप लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला लिखा, और हम लोगों ने 15 डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फिर कल आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ ही हम लोग इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या जरूरत है हमको इतना नौटंकी करने का, इतना डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का क्या जरूरत है। अभी फर्स्ट ईयर के चैप्टर में जबकि डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को कंटेन करता है, ठीक है ना, तो हम लोग उतना का ही नॉलेज हम लोग लेंगे जितने की जरूरत है। बाकी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि हम लोग फार्मूले से जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी हाई स्कूल में फार्मूले आते हैं सबसे पहले उनका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग 10 डायमेंशनल फार्मूला और हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और हम लोग अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, आखिर क्यों इतना हम टेंशन ले रहे हैं इस चीज को जानने का, क्या इसका यूज है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। आप लोग जम के इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई चीज आपको फर्स्ट ईयर में अलग से भी समझनी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालें। थैंक यू वेरी मच।